20 अप्रैल साल 2010 गल्फ ऑफ मेक्सिको समुंदर के बीच एक ड्रिलिंग रिग डीप वाटर होराइजन अपना काम कर रहा था। ड्रिलिंग कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। रात के करीब 10 बजे डीप वाटर होराइजन पर एक एक्सप्लोजन होता है, जो एक बड़ी तबाही की शुरुआत थी। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और फिर शुरू हुआ समुद्र के बीच एक ऐसा ऑयल लीक जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे गल्फ ऑफ मेक्सिको का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। गल्फ ऑफ मेक्सिको हर ऑयल कंपनी के लिए एक सपने जैसी जगह है। यूनाइटेड स्टेट एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से अमेरिका अपनी 20% से ज्यादा तेल और गैस की जरूरत को पूरा करता है। इस एरिया को पे जोन कहा जाता है। यहाँ इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है कि हर बड़ी कंपनी यहाँ अपना ऑयल रिग लगाना चाहती है। आज गल्फ ऑफ मेक्सिको में 2000 से ज्यादा बोरहोल खोदे जा चुके हैं। असल में डीप वाटर होराइजन एक ऑयल निकालने वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, ये एक ड्रिलिंग रिग था जिसका काम समुद्र के नीचे ऑयल रिजर्व तक पहुँचने के लिए बोरहोल बनाना था। जब बोरहोल बन जाता है तो उसके ऊपर एक मजबूत ढक्कन जैसा सिस्टम लगाया जाता है, जिसे वेलहेड कहते हैं। ये वेलहेड ही बाद में ऑयल निकालने के लिए यूज किया जाता है। जब ये इनिशियल ड्रिलिंग और वेलहेड लगाने का काम पूरा हो जाता है, तब ये मशीन वहां से चली जाती है। उसके बाद वहां एक दूसरी मशीन या प्लेटफॉर्म लगाया जाता है जो ऑयल को बाहर निकालने का काम करती है। इस प्रोसेस में ये जरूरी होता है कि वेलहेड को पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि उसमें से ऑयल या गैस लीक ना हो। गल्फ ऑफ मेक्सिको में काम करने वाली बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक थी बीपी। यही कंपनी डीप वाटर होराइजन डिजास्टर में शामिल थी। बीपी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ओन्ड ऑयल कंपनी है। ऑयल निकालने की रेस में जीतने के लिए बीपी को सबसे एडवांस और मॉडर्न ऑयल ड्रिलिंग रिग चाहिए थी। बीपी ने डीप वाटर होराइजन रिग ट्रांस ओशियन कंपनी से लीज पर लिया था, जो दुनिया की टॉप ऑयल रिग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। इस रिग का कॉन्ट्रैक्ट 2013 तक चलने वाला था। डीप वाटर होराइजन एक बहुत ही पावरफुल मशीन थी। इसको बनाने में लगभग $560 मिलियन खर्च हुआ था। ये 120 मीटर चौड़ी और 80 मीटर लंबी थी। इस रिग की खास बात ये थी कि ये 30,000 फीट तक ड्रिल कर सकती थी और 8,000 फीट समुद्र की गहराई में भी काम कर सकती थी। डीप वाटर होराइजन समुद्र के नीचे एक ऐसी जगह पर ड्रिलिंग कर रहा था जो लगभग 5 किलोमीटर गहराई पर थी। यहाँ ऑयल और गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए ये काम और भी रिस्की हो जाता है। ये ऑयल और गैस कभी कभी ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलती है, जिसे किक कहते हैं। ये किक बहुत खतरनाक होती है और कभी कभी इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। डीप वाटर होराइजन पहले से ही अपने शेड्यूल से 6 हफ्ते से ज्यादा लेट चल रही थी। इस बोरहोल को कंप्लीट करने के लिए ऑयल ड्रिलिंग एक बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन है। बीपी को जल्दी काम खत्म करना था ताकि पैसे बचे और प्रॉफिट ज्यादा हो। इस प्रेशर की वजह से 20 अप्रैल की रात को सेफ्टी रूल्स को सीरियसली नहीं लिया गया। होराइजन पर मौजूद क्रू को हाई प्रेशर वार्निंग दिख रही थी, फिर भी ड्रिलिंग को कंटिन्यू किया गया। रात के 10 बजने के थोड़ी देर पहले होराइजन पर जो क्रू मेंबर्स जाग रहे थे, उन्हें एक झटका महसूस हुआ। बोरहोल से मिट्टी और पानी फाउंटेन की तरह निकला और रिग पर बरसने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले बोरहोल से ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। इसके बाद रात के करीब 10 बजे डीप वाटर होराइजन पर एक धमाका होता है। उस वक्त होराइजन पर 126 लोग मौजूद थे, जिसमें से 115 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 11 लोग अभी भी लापता थे। उन सभी को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में किसी का कुछ पता नहीं चला और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। वो सभी लोग धमाके के पास फंस गए थे और बच नहीं पाए। इस इंसिडेंट में लगभग 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। डीप वाटर होराइजन का हाल भी बुरा था। इमरजेंसी टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। ड्रिलिंग रिग गल्फ ऑफ मेक्सिको के समुद्र के बीच मौजूद था और बोरहोल से निकलता तेल आग को और भी तेज कर रहा था। इस स्थिति में असल में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी आग को बुझाने की कोशिश बेकार थी। 2 दिन तक लगातार जलने के बाद डीप वाटर होराइजन समुद्र के पानी में झुकने लगता है।
और कुछ ही मिनटों में डूब जाता है। ये सिर्फ गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुई तबाही का पहला हिस्सा था। नीचे पानी में एक और ट्रेजेडी शुरू हो चुकी थी। समुद्र की गहराई में बने वेल से ऑयल निकलना शुरू हो चुका था। जब बीपी ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया तब उन्होंने कहा कि हर दिन 1000 बैरल्स ऑयल लीक हो रहा है। पर यूएस सरकार ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है। हर दिन 60,000 बैरल्स ऑयल लीक हो रहा था और ये सब अगले 87 डेज तक चला। लगभग 134 मिलियन गैलन ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको में लीक हुआ। ये फिगर बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स में दिखता है, पर सच ये है कि ये तो बस एक मिनिमम एस्टिमेट है। कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मिलकर ऑयल लीक की वीडियो देखी, प्रेशर और टेम्परेचर डाटा चेक किया और वहाँ की ग्राउंड कंडीशन समझी और सभी फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद उनके हिसाब से असल में 210 मिलियन गैलन ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको में लीक हुआ था, जिसे आप नासा के द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको का एक हिस्सा पूरी तरह से ऑयल से कवर्ड है। 210 मिलियन गैलन ऑयल में से सिर्फ 25% ही समुद्र से वापस निकाला जा सका। इससे गल्फ ऑफ मेक्सिको की वाइल्ड लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ा। सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार 82,000 से ज़्यादा पक्षी, 6,000 समुद्री कछुए और लगभग 26,000 मरीन मैमल्स इस डिजास्टर से प्रभावित हुए। ये ऑयल लीक 87 डेज तक चला था, जिसका असर गल्फ ऑफ मेक्सिको की लगभग 16,000 मील लंबी कोस्ट लाइन पर पड़ा। पर यहाँ एक सवाल अभी भी रह जाता है कि ये इंसिडेंट सिर्फ सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करने की वजह से हुआ था या इसके पीछे कई और रीजंस भी हैं। इसका जवाब बीपी द्वारा कुछ महीने पहले लिए गए फैसलों में छुपा है। बीपी ने अपने रिग पर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे, जिनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस पूरे इंसिडेंट में एक और कंपनी का रोल था, हैलिबर्टन। ये एक बड़ी ऑयल फील्ड सर्विस कंपनी है जो ड्रिलिंग और ऑयल वेल, यानी कि एक ऐसा डीप होल जो जमीन के नीचे से तेल और गैस सेफली निकालने में मदद करता है, को बनाने में स्पेशलाइज्ड है। बीपी ने हैलिबर्टन को हायर किया था ऑयल वेल के सीमेंटिंग के काम के लिए। सीमेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑयल वेल के अंदर सीमेंट डालकर उसे सील किया जाता है ताकि ऑयल और गैस बाहर लीक ना करें। हैलिबर्टन को ये सीमेंटिंग करनी थी जिससे वेल को सिक्योर किया जा सके। इसके लिए हैलिबर्टन ने एक स्पेशल टाइप का सीमेंट बनाया जो सीमेंटिंग के लिए यूज किया जाना था, लेकिन टेस्टिंग में ये पता चला था कि ये सीमेंट अनस्टेबल था, यानी अगर इसे यूज किया गया तो ऑयल वेल प्रॉपर सील नहीं हो पाएगा और अंदर मौजूद ऑयल और गैस लीक हो सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि हैलिबर्टन ने बीपी को इस रिस्क के बारे में पहले से ही बता दिया था, फिर भी वो सीमेंट यूज किया गया। इस इंसिडेंट के पीछे एक रीजन सेंट्रलाइजर भी था। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो ड्रिल पाइप को वेल के सेंटर में रखता है ताकि सीमेंट हर तरफ बराबर रूप से फैल जाए और ऑयल वेल अच्छे से सील हो जाए। लेकिन हैलिबर्टन जो डीप वाटर होराइजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसने कम सेंट्रलाइजर यूज करने की सिफारिश दी थी। ये डिसीजन कॉस्ट कटिंग और समय बचाने के लिए लिया गया था, लेकिन इससे रिस्क बढ़ गया। अब सीमेंट पहले से ही कमजोर था और सेंट्रलाइजर का यूज भी कम किया गया था। तब ऑयल और गैस ने हाई प्रेशर के साथ लीक करना शुरू कर दिया और फिर हुआ ब्लो आउट, मतलब प्रेशर का कंट्रोल हाथ से चला गया। फिर तेजी से ऑयल, गैस और मिट्टी सब कुछ फाउंटेन की तरह रिग के ऊपर आ गया। यही वो मोमेंट था जिसने डीप वाटर होराइजन डिजास्टर की शुरुआत की। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यही सबसे बड़ा रीजन था इस पूरी ट्रेजेडी का। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात साफ हो गई थी कि हैलिबर्टन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई थी। उन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया। बीपी, ट्रांस ओशन और हैलिबर्टन तीनों कंपनीज पर लीगल केसेस हुए। कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या यह डिजास्टर इन कंपनीज के डिसीजन का नतीजा था या सिर्फ एक एक्सीडेंट। इस इंसिडेंट के बाद बीपी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए $2.8 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा, जो अब तक की सबसे बड़ी पेनल्टी थी। क्लीनअप और लीगल खर्चे की वजह से बीपी का मार्केट वैल्यू गिर गया और वो सेकंड से फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी बन गई। इस इंसिडेंट के बाद ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग के लिए नए सेफ्टी रूल्स बनाए गए और पुराने रूल्स को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया।
ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।